अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर पाँच मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात शुरू करने का ऐलान किया है। जबकि इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के किरदार के ऊपर भी संगीन सवालात उठाए गए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि 2011 से लेके 2017 तक नैब के इदारे का किरदार भी इंतहाई मायूस कुन, गोया के मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया है। गोया के साबिक चेयरमैन कमर जमान चौधरी और उनके साथ के जो दीगर लोग हैं उनके किरदार के हवाले से भी एक इंक्वायरी की जाएगी और उनके किरदार का तयन करने के बाद उनके खिलाफ भी मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकेगी। साथ में ये भी बताया गया है कि इस कमीशन ने स्विस अकाउंट से मुतल्लिक भी रिकॉर्ड जो गुम था उसको भी पता लगा लिया, उसको भी रिकवर कर लिया है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी ये मुकदमा दोबारा से शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, साथ में अब देख रहे हैं कि शुगर स्कैंडल को लेके भी अब नया FIA बहुत तेज़ी से आके बढ़ रहा है और अब तक कहा जा रहा है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो चुका है और 11 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। एक और फैसला भी आज किया गया है और कल भी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक फ़ैसला किया था कि भारत से चीनी कपास और धागा दरामद करने की इजाज़त दी जाए। आज वफाकी काबीना ने इस फैसले को मौखर कर दिया है और कहा यह गया है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो लिया गया था वापस नहीं लेता, तब तक भारत के साथ तिजारत या दीगर मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हुकूमत काफ़ी हद तक चीज़ें आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं, लेकिन इस दौरान खुद PDM का फोरम, क्या उसका मुस्तकबिल कोई तारीख होता जा रहा है? क्या ये इत्तेहाद अब टूटने की तरफ बढ़ रहा है और कोई नए इत्तेहाद जन्म लेने को हैं, या क्या आगे फ्यूचर का इनकी प्लानिंग है? हुकूमत को किस तरह ये टफ टाइम देंगे जबकि उनके अंदर खुद इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है? सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं तारफ़ और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे कमल शोजब साहबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप रुकन कौमी असम्बली हैं। उनके साथ अली गौर साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और उनके साथ होंगे सैयद हसन मुर्तज़ा, आप पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। कमल साहबा, आप ही की तरफ सबसे पहले मैं आऊँगा। बड़ी अच्छी बात, आज ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और उसके अंदर कुछ किरदारों का तयन भी हो गया है जिनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने जा रही है। बट एक जो स्विस अकाउंट से मुतल्लिक रिकॉर्ड की रिकवरी का भी हुआ है कि शायद वो भी मिल गया है, बट उस हवाले से कुछ कहा गया है कि देखा जाएगा कि आगे क्या है, दोबारा केस खुल सकता है कि नहीं खुल सकता। तो इस हवाले से कन्फ्यूजन क्यों है? कहीं पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ नरम गोश है या बैकग्राउंड में कुछ ताल्लुकात रवाबत चल तो नहीं रहे, इसीलिए आज कोई तगड़ा बयान देखने को नहीं मिला इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच शराजी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये खुशाइंद है कि जो मामलात का अरसे से बंद थे और यहाँ पर कोई उसकी पूछ गुछ थी नहीं, NROs के बाद से ये खाते क्लोज़ कर दिए गए। अवाम का अरबों खरबों रुपया, पंजाबी में कहते खूह खाते गया, मगर किसी को कोई दर्द तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। और हम छोटे होते थे और फिर उसके बाद जब हम TV खोला करते थे तो हमें नवाज शरीफ साहब मुस्तकिल जरदारी साहब के बारे में, बीबी के बारे में बयानात देते हुए हम सुना करते थे। फिर उसके बाद जब दूसरी तरफ की सुनते थे तो ये सारे हमें इनके बारे में वो बातें सुनने को मिलती थी। कई करप्शन के इनके केसेस और बहुत कुछ हमने देखा पिछले बहुत सारे अदवार में। मैं 90s की बात कर रही हूँ, उसके बाद फिर बीच में ये पिछला जो 10 years ऑफ डार्कनेस थे। तो अब कम से कम देखें, जो एक काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जिस तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, इदारों को आगे बढ़कर शफाफियत के साथ इन किरदारों को सामने लाना चाहिए, वो शुरू हो गया है। जहाँ तक आपने कहा कि उनके बारे में कोई बयानात नहीं है, देखिए बयानात तो माजी में हमने बहुत बड़े बड़े सुने और बयानात देने वाले फिर शीरो शक्कर भी हो जाते, फिर वो डिक्टेटर से जाके मुकमका भी करते रहे हैं, फिर मामलात आगे चलते हैं। अभी आपने PDM का ही अंजाम देख लिया कुछ अरसा पहले, जो इतनी मोहब्बत थी।
तो बयानात की हद तक अगर सियासत करनी हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर अमलियात हो रहे हैं, अमल हो रहा है, और अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो हम चाह रहे हैं कि बयानात देने की बजाय जब कमीशन की तहकीकात सामने आए और इदारे अपना काम करना शुरू करें, इन्वेस्टिगेशन करें और चीज़ों को प्रैक्टिकली सामने लेकर आए, तब आवाम के सामने अब ये चीज़ें डाली जाएं। क्योंकि बयानात तो हर तरफ से ही बहुत हुए, हमने भी बताया बड़ी दफ़ा, लेकिन अब हकाइक पे से पर्दा खुलना और हकाइक को अनर्थ होना चाहिए, और उसमें जो भी मामला होगा, जिसका भी मामला होगा, वो उसी तरह उठाया जाएगा। लेकिन मुझे नवाज शरीफ साहब के काफ़ी सारे बयानात हैं जो स्विस केसेस से रिलेटेड है, शहबाज शरीफ साहब के भी बयानात हैं जो स्विस केसेस से रिलेटेड है, स्विस बैंकों से रिलेटेड है, वो मेरे पास मौजूद हैं। और अगर आपने बयानात ही चलवाने हैं तो मैं वो भेजती हूँ, वो ज़रूर चलाइएगा। सही सही। अली गौर साहब, यही नुकता आप ही की तरफ लेके आऊँगा सर। माजी के ऊपर भी बड़े किरदार, जो नैब का इदारा है 2011 से लेके 17 के हवाले से, या फिर ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी बजाय सारे मामले को शफाफियत से लेके चलती, गोया के रिकॉर्ड चोरी करने में मुलव्वस पाई गई है। सर, अगर माजी के अंदर ट्रांजैक्शन इतनी साफ़ और शफाफ थी, जैसे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी क्लेम करती है, तो सर कमीशन तो कुछ और कह रहा है, रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा है, जो कुछ माजी में गलत हुआ है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सर, अगर चीज़ें बड़ी शफाफ थी तो आज रिकॉर्ड मौजूद होता, वो गायब ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बड़ा रेलिवेंट टॉपिक स्टार्ट किया है। गुजारिश ये है कि ब्रॉडशीट में तो कईयों का कच्चा चट्टा सामने आ गया, और आपने देखा कि किस तरह से कमीशन मांगे गए, किस तरह से पाकिस्तान का जो अरबों रुपया है वो किस तरह से इस तंदूर में झोंका गया, कितनी बेदर्दी के साथ। और वो डिले पेमेंट करने पे अब इनको 10 मिलियन डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा भी पे करने पड़े पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और मतलब है कि ये तो सारा नैब के बारे में जो बातें हुई, जो सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि नैब मां सवाए एहतसाब करने के बाकी तमाम काम कर रहा है। मतलब है कि वो उसका नंबर 1 काम तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो वोट चुरा कर आई है गवर्नमेंट, इसकी प्रोटेक्शन करना, इसके मुखालफिन को दीवार के साथ लगाना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब को तो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल आज अगर नैब नहीं कर रहा तो वो सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वो आज के जिन्होंने अरबों रुपए चीनी से खाए उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। अगर नैब नहीं कर रहा तो सुनामी ट्रीज के अरबों रुपए इसको नजर नहीं आ रहे जो लोगों की चल पड़ा ना सर, चले गए कर रहा है ना सर। वो FIA के इदारे ने जो किया है उसके पसे पर्दा भी हकायक असल और हैं। वो कोई आपको पता है कि वो तरीन साहब के इतने अरसे से वो बैठे हुए हैं, क्या उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुतलका लोगों को, सुनामी ट्रीज वालों को क्यों नहीं किया गया? BRT पिशावर में जिन्होंने अरबे रुपए खाए उनके अकाउंट्स मुंजमद क्यों नहीं किए गए? हत्ता कि ये अब जो अद्वियात चोरी में आमिर कियानी जैसे लोग, खुसरो बख्तियार जैसे लोग जो इनकी काबीना में बैठे हुए हैं, नैब को और FIA को वो क्यों नजर नहीं आते? और गौर साहब, आप ये बातें भी टीवी पे करते हैं, आप एक दरखास्त लेके जाए ना सर, अदालतें आजाद है ना, लेके जाए कि वहां पे दरखास्त आपने माजी में भी तो इसी तरह सियासतदान लेके जाते रहे और अदालतें टेकअप करती रही इश्यूज को। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे ये बताएं कि जो नैब अपोजिशन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रहे, इसकी एप्लीकेशन किसी ने भी एप्लीकेशन नहीं दी। नैब का काम है, ये अदालत का काम तो नहीं है ना, अदालत ने एक्शन नहीं लेना। अदालत में तो वो रेफरेंस जाते हैं फैसले के लिए, ये नैब का काम है। अगर नैब न्यूट्रल इदारा है तो वो न्याजी की एक जो अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन हैं जो इसके नाक के नीचे हो रही हैं, जो इसकी ATM मशीनों के जरिए हो रही हैं, उनके ऊपर क्यों पर्दा डालता है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? और अगर आप दरखास्त की बात करते हैं तो एहसन इकबाल साहब ने पिछले दिनों में दरखास्तें दी थी 2, उनका बताएं मीडिया पर आकर के नैब ने क्या किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। लेकिन अब लगता है कि नैब का काम अदालतें करेंगी, चूंकि नैब जो है वो तो हुकूमतें तोड़ने और बनाने में और लोगों की वफादारियां तब्दील करने में और नैब न्याजी पार्टनरशिप जो है पाकिस्तान के अरबों रुपए कुओं में झोंकने में। आज पाकिस्तान का आलम यह है जनाब, जो बेचारे आम किसान को 2400 रुपए में खाद मिलती थी वो 5600 पर पहुंच चुकी है। अब मैं कंवल साहब आप ही की तरफ आऊंगा। बड़ी अच्छी बात, हम इसको अप्रिशिएट तो जरूर कर रहे हैं, बट माजी में जो ब्रॉडशीट एग्रीमेंट करने वाले थे वो जनरल मुशर्रफ और उनकी टीम थी। इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर कहीं भी
जनरल अमजद साहब का जिस वक्त चेयरमैन नैब थे, या उस वक्त जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ से, उनका कहीं जिक्र नहीं है। मोहतरमा, अगर कोई जुर्म हुआ है तो आप उन लोगों को कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हो? तो फिर उनके खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या ख्याल है सिर्फ नैब और दीगर लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो, बट जिन्होंने ये फैसला किया उनको बरी जिम्मा करार दे दें? शराजी साहब, अभी आपने अली गौहर साहब से सवाल गंदम पूछा था और जवाब में आपको उन्होंने बहुत सारे चने भर के दिए। वैसे भी इनके यहाँ लोहे के चने बड़े मशहूर हैं, तो इसलिए वो सारा उन्होंने उठा के न्याजी और पता नहीं जो इन्होंने रट्टा मारा होता है वही छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल लॉजिकली मैं अभी कोशिश करती हूँ आपके सवाल को जवाब दूँ, और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए उन पर भी मैं उनको कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो याद दहानी कराना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ से ये शुरू हुआ सफ़र, वहाँ से लेके एंड तक जो भी हुआ है, जो किरदार भी हैं, वो सारे उसमें कवर होंगे और उनकी ज़ाहिर है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब फ़ारूक एच नाइक साहब चले गए और एक जाली ब्रॉडशीट को जाके पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर का अरबों खरबों दे आए, फिर उसको इन्होंने लिंगर ऑन किए रखा, फिर किस तरह कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाया गया। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और शरीफ ख़ानदान के नाम आने शुरू हुए समेत 200 लोगों के, और तो इन्होंने उसको हाशश कर दिया। तो ये तो अब बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, वो जब खुलने शुरू होते हैं तो एक के साथ एक ये पूरी सीरीज़ होती है। ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकता कि बीच में से 2 साल माइनस कर दें तो फिर अगले 3 साल हो जाएंगे। ये तो आप स्टार्ट करते हैं या रिवर्स में जाता है या मतलब उस तरफ से 2000 से ऑनवर्ड्स चल जाएगा। तो जो भी किरदार होंगे, जब शफाफियत की बात होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, खुरा नापने वाला काम स्टार्ट होता है, तो एक के बाद एक कैरेक्टर निकलते आते हैं। तो उसमें तो कोई किरदार बचेगा नहीं। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। कौन सा ब्रेक का मुझे कहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। मुर्तज़ा साहब से भी ये पूछेंगे कि स्विस अकाउंट्स जिनके ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त नाअहली भुगतने पड़ी, आज दोबारा वो केस लगता ही है कि दोबारा खुलने जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। हसन मुर्तज़ा साहब, आप तरफ आऊँगा। सर, आज ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सामने आई है और कहा यह गया है कि स्विस अकाउंट्स का भी जो रिकॉर्ड था वो जो गायब किया गया था वो मिल गया है, और लगता ही है कि आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी दोबारा ये केस शुरू होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि उनके हाथ साफ़ हैं और उन्होंने माजी में कोई जुर्म नहीं किया। तो क्या कहेंगे सर, वेलकम करेंगे अगर हुकूमत इस तरह का कोई केस शुरू करती है दोबारा से? देखिए जी, हमारे वेलकम करने से क्या फर्क पड़ता है, हम वेलकम करें या ना करें, ये तो होना ही है। केसेस तो जो है ये बनने ही है। जब हुकूमत खुद इस जद में आ रही होती है तो वो सारी सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसे केसेस का जिक्र कर देती है जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। तो अभी वही सिचुएशन है मुल्क के अंदर के एक तरफ आटा और चीनी का जो स्कैंडल था, उसके जो मरकजी मुलजिम थे उनकी तरफ कोई कदम बढ़ा, और उसके आगे वो ताने बाने जहाँ जाके मिलते हैं वजीर आजम साहब से, क्योंकि डायरेक्टली वो बेनिफिशरी हैं। यही जहांगीर तरीन साहब ने इन्हीं पैसों से जहाज इस्तेमाल किए, इन्हीं पैसों से सारे जमीन खरीदे, इन्हीं पैसों से पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा गया, लोगों को लोटा बनाया गया और जहाज भर भर के ले जाके ये तो स्कैंडल इलेक्शन के बाद का है। तो ये पैसे पहले कैसे इस्तेमाल हो गए सर? सर, ये गुजारिश ये है ना कि इसी तरह ही अपने जो सहूलतकार होते हैं उनको बाद में जब हुकूमतें बनती हैं तो फिर नवाजा जाता है और फिर उनको वो फायदे दिए जाते हैं। तो इसी तरह ये काम। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आप इतना अप्रिशिएट तो करें ना, इस हुकूमत ने अपने करीबी दोस्तों के खिलाफ ये कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट है, इसको मंजर आम पे लाए, अब एक इदारे के हवाले कर दिया है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जमानतें करा रहा अदालतों से, तो कम अज कम कुछ तब्दील सूरत हाल तो नजर आ रही है ना सर? एप्लीकेशन उन्हें मैंडेट ही इस चीज का मिला हुआ है जी, वो कस्टोडियन है, उन्होंने हमारे हिफाजत करनी है एसेट्स की, हमारे खजाने की, हमारी हर चीज की उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। बल्कि इसमें तो एप्लीकेशन मेरा ख्याल है नहीं बनती कि उनको इस पे अप्रिशिएट किया जाए। उनसे तो जवाब मांगना चाहिए कि इस वजह से ये मुल्क से बाहर भागे जब इनके खिलाफ रिपोर्ट आई, कितने अरसे से ये वापस आ गए, मुल्क में नाते फिर रहे हैं। उनके एक जो है वो उनकी
कबीना का वजीर है, दूसरा जो है उनके मशावरती इजलासों में बैठता है, सारा कुछ करता है। तो ये पिछले दिनों भी गवर्नर साहब जब ये इलेक्शन था सेनेट का तो फैसलाबाद विजिट पे गए तो उनके साथ जहांगीर तरीन साहब थे जो उनसे राजा रियाज साहब के घर गए हैं जिनसे वोट मांगने के लिए। तो किस तरह उन्हें कह दिया जाए कि वो इस सिस्टम से अलहदा है? हुकूमत तो सर हुकूमत कहती है कि 45% जो चीनी पैदा होती है वो 2 खानदान पैदा करते हैं, एक शरीफ खानदान, दूसरा जरदारी खानदान। सर तो आप कैसे कहें कि जहांगीर तरीन साहब सारे पैसे लूट के चले गए? हुकूमत है ना, हुकूमत की बात को तो इस तरह नहीं ना लिया जाता। हुकूमत के तो बहुत बुलंद बांग दावे हैं। हुकूमत की किस बात पे एतबार किया जाए? सुबह कुछ करते हैं, शाम में कुछ करते हैं, उनकी हर बात सच मान ली जाए। यहाँ पर नैब के अफसरान का स्कैंडल आता है, उस पर हुकूमत खामोश रहती है। क्यों नहीं कार्रवाई की? उस पे आज तक ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तरीकाकार नहीं है। ये कंवल साहब यही नुक्ता मैं आपकी तरफ ले गया। कंवल साहब, एक तो हम उम्मीद करें कि ये जो पिछले दिनों बड़ा शोर मचा था सेनेट इलेक्शन के दौरान, एक वीडियो मंजर आम पे आई थी जो इलेक्शन कमीशन में भी पेश की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई, उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी है वज़रा की, वो भी अपनी रिपोर्ट के साथ सामने आएगी। और अगर तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग हैं कि जो इस तरह खरीद और फरोख्त में मुलव्वस पाए गए तो उनको सज़ा मिलेगी। क्योंकि अपोजिशन का यही तो सबसे बड़ा एतराज़ है कि अपोजिशन के खिलाफ तो सब कुछ हो रहा है, हुकूमती लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। गुफ्तगू होती है, कमेटियाँ बनती हैं, बट सामने कुछ नहीं आता। नहीं, जिसका आप इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं जी, उसमें कौन सा कहाँ पे उसमें पैसे देते हुए दिखाए गए हैं? कहाँ पर? एक नहीं, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। मैं कंवल साहब से वो पूछ रहा हूँ। जी कंवल साहब। अच्छा जी शराजी साहब, पहले तो मैं हसन साहब ने काफ़ी बातें की। इन्होंने ये स्क्रिप्ट याद किया हुआ है नवाज शरीफ साहब के दौर का, जब सैफुर रहमान हुआ करते थे, जब जस्टिस कयूम साहब हुआ करते थे, जब शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करके कहते थे कि बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं कम से कम 10 साल तेनू अंदर डको। और जिस वक्त ज़ुबान कटवाई गई थी जरदारी साहब की, और तब ये लोगों को नैप विक्टिमाइज़ करती थी, तो ये उस टाइम का इन्होंने स्क्रिप्ट पक्का याद किया हुआ है। अभी वही मैं बात दोहराऊंगी कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। पहले इन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन साहब को तो भगा दिया, अब वो वापस नहीं आएंगे। जब वो वापस आए तो नहीं जी, अब उनको इन्होंने एग्जिट दिलवा दिया और इंश्योर किया है, इसलिए वो वापस आए हैं। जहांगीर तरीन साहब पे 2 FIR कटी हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा जो सिटिंग गवर्नमेंट के वही कर रहे हैं। इनके लिए मैं अर्ज़ करती चलूँ कि ये ओमनी ग्रुप नहीं है और ना ही ये वज़ीर आज़म इमरान खान कोई जरदारी साहब की तरह दोस्तियाँ मोहब्बतें अपने जेल के दोस्तों से निभाते हैं कि उनको आके किसी को OGDC का चीफ लगा दें, किसी को कहीं चेयरमैन बैठा दें, कहीं मैट्रिक पास बैठा दें, कहीं 8वीं पास बैठा दें, और जो क्रिमिनल्स हो उनको हेड बना दें कि भाई तुमने मेरे साथ जेल में बड़ा ताउन किया था। ये इमरान खान है जो अपने किसी सगे बहनोई को, अपने भाई, अपने किसी को भी नहीं छोड़ते असूल पे, जो एक आने के भी किसी से रवादार नहीं होगा जी। ताने बाने उनसे मिलते हैं। आपके पास अगर कोई मनी ट्रेल है, कोई सबूत है, तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, ले जाएं, किसी भी अदालत में ले जाएं। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो अपनी 40 साल पुरानी वो पर्चियाँ भी ला के दे दी थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, उसकी भी मनी ट्रेल दे दी थी। अब आपने कहा कि जनाब ये जो वीडियो आई थी, और उसके बारे में देखें, वीडियो जब आई है उससे पहले जिस वक्त 2018 का इलेक्शन में अभी 2.5 महीने रहते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सिटिंग 20 MPs निकाल दिए। इन्होंने तो दिखा के मंडी लगाई। यही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने अलल ऐलान बताया कि मैं ज़मीरों का सौदागर हूँ, मैं पटिशनर हुई इलेक्शन कमीशन में उनके लिए। हमने इलेक्शन कमीशन में एक रात पहले जाके जमा करा दी और बड़े खुशी से बता रहे हैं कि मैजिक होने लगा है जनाब, हमने लोगों के ज़मीर ख़रीद लिए हैं और बड़े आराम से ख़रीदे हैं हमने। और उस पर सबसे ज़्यादा उस वक्त मज़े की बात यह कि नून लीग भंगड़े डाल रही थी, क्योंकि लालचे उन्हीं के तरफ से दिलवाई जा रही थी, वरना पंजाब में तो इनका फुटप्रिंट है ही नहीं। ये माशाल्लाह पंजाब असेंबली में 6 MPs बैठे और एक इनकी रिजर्व सीट की खातून है, तो ये जाते तो उन्हीं से ही थे कि मदद लेने के लिए। और बाद में जो सेनेट के जो हाउस के अंदर इलेक्शन हुआ उसमें आपने इनका तमाशा देख लिया कि कैसे एक सीट के पीछे ये सारे अलग अलग हो गए। तो जहां रिफॉर्म्स की बात हुई सेनेट से पहले, इलेक्शन से पहले, हमने जब तरमीम लाने की कोशिश की, हमने वहाँ रिफॉर्म्स करने की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ओपन बैलेटिंग की, जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 23वीं शिक में लिखा था, एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की। ये दोनों मुकर गए, इसलिए कि ज़मीरों की मंडियाँ लगाना, 2 नंबरियाँ करना, फ्रंट पे कुछ दिखाना, बैक एंड से पैसे देना, ये सारे कारनामे ये करते रहे।
और नैब हो या कुछ हो, नैब को आपने टूल के तौर पे यूज किया। अब जब से उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा और एक इंडिविजुअल अपनी उसमें कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, तो इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है। लेकिन आ जाएगा यकीन, अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह इनको सबको यकीन आ भी जाएगा और ये पूरे पाकिस्तानी कौम भी देख लेगी कि कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। जिसने जो गंगा में नहाए हैं ना, वो सबको पता लगेगा कि किसने जाके कितना कुछ किया है। सही पॉइंट टेकन जी। अली गौर साहब, क्या इनफैक्ट लगता तो यही है कि आपका भी एजेंडा इस हुकूमत को घर भेजना था और उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो खुद PDM के अंदर अब फूट पड़ गई है, अब तो नए इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। सर, अवाम के मसाइल तो लगता है कि आपके एजेंडे के ऊपर भी कोई टॉप आइटम के तौर पे आप नहीं ले रहे, आप भी नैब या हुकूमत, उसके अलावा कुछ नहीं, क्या वजह है सर? NRO जी देखें, फिर शोदब साहिबा बात कर ले, मेरा ख्याल है इनकी। नहीं, आप करें। उनका ख्याल है कि आपके एजेंडे पे NRO भी है। वो देखें, गुजारिश ये है कि अभी बात हो रही थी, चनों का जिक्र हो रहा था, तो मैं भी इनको पंजाबी की कहावत सुनाऊंगा कि वो जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्होंने पीड़। तो अब जो गाजरें आपने जो है वो आमिर कियानी के ज़रिए खाई हैं बिजली में अरबों रुपए की, उसकी दरद तो होगी, हिसाब तो देना पड़ेगा। जो गाजरें आपने फॉरेन फंडिंग केस में खाई हुई हैं, जितना मर्जी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे, अल्टीमेटली एक्सरे भी होगा और उसकी वो है स्कैनिंग भी होगी और वो भी सामने आ जाएगा रिजल्ट। फिर आपने जो मतलब है कि जितने अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए अपनी ATM मशीनों के ज़रिए, चाहे वो अभी आप जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, तो वो असल पसे पर्दा स्टोरी और है। जब इनको शुबा पड़ता है ना कि जहांगीर तरीन ने अपने चंद बंदे जो हैं वो गिलानी साहब को दे दिए होंगे वोट में, तो फिर कुछ लोग कान भरते हैं कि इसको भी डोज दे दें हल्की सी। तो इस वक्त तो ये मतलब है कि वो कोई एहतसाब वगैरह नहीं हो रहा, ये तो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। न्याजी साहब की गिरती हुई जो हुकूमत है, इसको बचाने के लिए वो नीचे से बेचारे, ये सिर्फ इसी सूरत में कायम रह सकती है कि पूरी ऑपोजिशन जेलों के अंदर बंद हो जाए। सर बात ये है कि बिल्कुल अपनी बात ये है कि आज आप बताएं, हमारे दौर में बताएं कि बिजली का पर यूनिट क्या रेट था, 5 रुपए 6 रुपए था, और आज किधर पहुंच चुका है। हमारे टाइम में बताएं चीनी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, आज देख लें वो किधर पहुंच चुका है। पेट्रोल का उस वक्त क्या रेट था और आज क्या है ये बताएं। दालों सब्जियों हर चीज, गैस में जिसमें फजिंग करके ये अरबों रुपए खा गए, वो चने इनको नजर नहीं आते और वो चने नजर आते हैं। मतलब है कि जो हमारे बयानों को ये कोट करती हैं। खुदारा आप हुकूमत चलाएं, आप डिलीवर करें, आप कुछ इस मुल्क की भलाई का सोचें। मां सवाए पाकिस्तानी नैब की छतरी के नीचे बैठ के अरबों रुपए खाने के आपका एजेंडा क्या है? आपने आज तक आप देखें 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और उस वक्त एनर्जी क्राइसिस को मियां नवाज शरीफ ने खत्म किया, मोटरवेज बनाए, आज उसी मोटरवे पे आप अपनी तख्तियां लगाते। आपने तो आज तक कोई एक गांव की हट्टी तक नहीं खोली जिसको दुकान बोलते हैं। आज आप बातें करते हैं, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो गए। आपने वो जो उस वक्त के कर्जे थे उससे अरबों रुपए ज्यादा ले लिए और अपने पेटों में डाल लिए, अपनी तोंदे भर ली, लेकिन आपने पाकिस्तान पर एक धेला नहीं लगाया। आप इस कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? आप जाए तो सी, आज इनके MNAs और इलेक्टेड बंदे अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप जाकर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पर इतने खड्डे पड़े हुए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर तक नहीं किया। वो यही लगाने के अली गौर साहब यही कहते हैं कि माजी हुकूमतें इतना बैगेज छोड़ गई थी कि उसी को निपटाने में 3 बरस गुजर गए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कमल साहबा आपकी तरफ, और वाकई चार्जशीट बहुत बड़ी है, कैसे जवाब देती हैं, एक ब्रेक के बाद लेते हैं आपसे जवाब। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हसन मुर्तज़ा साहब आप ही की तरफ पहले आता, कंवल साहब से बाद में बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, जो बात मैंने अली गौर साहब से भी की है, आप भी लगता यही था कि PDM का फोरम बना है, एक रेला चलेगा, हुकूमत घर चली जाएगी, नया इलेक्शन होंगे, इक़्तिदार आपके हाथ आ जाएगा। अब आपस में आपकी लगता है कि कोई दूरियां होती जा रही हैं और अब नए इत्तेहाद बनाने की बात नून लीग भी कर रही है और अवाम बेचारे जो पिस रहे हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। सर आप अपने एजेंडे को तो ठीक करें ना थोड़ा सा पहले।
देखें जी, अवाम की ही बात होती है, अवाम के मफादात के लिए, अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इत्तेहाद भी बनते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी भी होती हैं। जिस तरीके से आज जो मुल्क के हालात हैं उसके लिए इत्तेहाद, मेरा तो अब भी ख्याल है कि पीडीएम को ही चलना चाहिए और इसको ही मजबूत होना चाहिए, किसी को भी कहीं नहीं देखना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी में खामियां हैं तो वो भी दूर होनी चाहिए। नून लीग को भी अपने एजेंडे पे जो है वो नजरसानी की जरूरत है, वो भी देखें। और मीडिया मैसेजिंग की बजाय मैं तो कहूंगा कि डायरेक्ट क्या आते हैं, अगर बैठ कर कोई फैसले करे पार्टी के अंदर की तो पीपल्स पार्टी से और सर मुस्तफा नवाज खोकर से लेकर अजहर रब्बानी साहब कह रहे हैं कि बाप वालों से वोट नहीं लेने चाहिए थे, वो लोग जो हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये बाप वालों से वोट लेने का जो है, बाप को जब वोट देना था तो सारों ने दे दिया था। किससे मशवरा किया था पीएमएलएन ने और बाकी जमातों ने, वो बात और है जी। ठीक है, एक नजरियाती आदमी, उस वक्त भी रजा रब्बानी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ और रोते हुए वो वोट कास्ट किया था कि मैं किसको और किस चीज के लिए वोट करने जा रहा हूँ, पार्टी है बस उसने कह दिया है वोट दो तो दे रहे हैं। ये चीजें जो है ये वक्त की मजबूरी और उस हवाले से ये करनी पड़ती हैं। जहाँ तक ताल्लुक अवामी, जैसे गौर ने अभी बात की, जो अवामी मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी तो आज भी कहती है कि हमारे दौर में ना कोई केस बना है, ना हमने कोई सियासी कैदी रखा है, ना ही हमने कोई इंतकामी कार्रवाई की है। जिन अदवार में होती रही है वो भुगत भी रहे हैं और वो अपना टाइम भी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन हसन मुर्तजा साहब 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत कुछ सूबों के पास चला गया सर। सिंध के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं सर, वहाँ पे भी थार में क्या हाल है, खुद कराची का कचरा उठ नहीं रहा सर, बहुत सारे मसाइल वहाँ पे भी। शहर में दूध की 12 साल हो गए आपकी हुकूमत को वहाँ पे। सर गुजारिश ये है कि वहाँ पे 12 सालों में जो काम हुए वो जाके देखें। हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ वहाँ पे नहीं है। SUIT जैसे इदारे कायम है, वहाँ NICDD जैसे इदारे कायम है। चाहे साइबर नाइट जाके देखें किस तरह वो कर रहे हैं कि हजारों डॉलर लगते हैं एक मरीज के इलाज पर, जो वहाँ पे फ्री हो रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट का जो है गंबट के अंदर जाके देखें वो किस तरह का हॉस्पिटल बना हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें, सारे सिंध के अंदर जबरदस्त कारपेट रोड्स है। अब एक आप कराची का बार बार कहते हैं कि कचरा नहीं उठ रहा, कराची के अंदर मसाइल हैं, उसकी आबादी भी देखें, उसके मसाइल भी देखें। फेडरल गवर्नमेंट उन्हें NFC अवार्ड जो है वो पूरा नहीं देती। पंजाब का 500 अरब रुपया खा गए तो पूछने वाला नहीं है। ये सारी मसाइल बेहतर रख के बात की जाए तो फिर तो है। अगर आप वैसे ही कह दें जी कि आपसे सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, पिछले 8 साल से तो KPK के अंदर भी PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पे BRT का जो स्कैंडल है वो KPK के अंदर ही है। मालम जफेदा जो है वो सही BRT बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंवल साहबा आप ही की तरफ आता हूँ। एक तो ये बताइए कंवल साहबा कि ये मेरे पास ये हुकूमती समरी है, ये वजारत तिजारत की है और प्राइम मिनिस्टर ने बतौर इंचार्ज वजीर ये इस बात की मंजूरी दी कि भारत से चीनी और धागा और कपास दरामद की जा सकती है। बट आज काबीना ने अचानक फिर इस फैसले को मुअख्खर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त मालूम नहीं था कि 5 अगस्त का इक़दाम जब तक वापस नहीं होता तब तक भारत के साथ इस तरह के मामलात में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बड़ा एक अजीब है। बिल्कुल अपोजिशन ठीक कहती है कि एक दिन आपका एक फैसला होता है, अगले दिन आपका कुछ और फैसला होता है। एक दिन आप हमाद अजहर साहब को वजीर ख़जाना बनाते हैं, अगले दिन खबर आ जाती है कि शौकत तरीन साहब अब आ रहे हैं। ये क्यों कन्फ्यूजन है, क्या वजह है इसकी? मैं शराजी साहब 1 मिनट लूँगी, पहले मैं इनको जवाब दे दूँ। जो दूध शहद की नहरों पे उन्होंने फ़ौरन KPK से अपना मुआवजा ड्रॉ किया। देखिए अगर KPK में कुछ गलत हो रहा है तो वो भी गलत है, और अगर सिंध में गलत है तो वो भी गलत है, तो उसको जस्टिफाई तो नहीं हम कर सकते। अभी कुत्ता काटने पे मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जिस तरह की धमकियां उनको मिली हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वो कल बयानात उनके टिकर्स आपने भी चलाए हैं, बाकी सब ने भी चलाए हैं। उन्हीं की ज़ुबान में बता देती हूँ कि रॉकेट लॉन्चर मारने की बात हो रही है। तो आप अगर 98,000 के करीब वहाँ पे केसेस हैं, छोटे बच्चे बड़े जवान ख़वातीन सब उसका शिकार हो रहे हैं, वो नहीं आपसे कंट्रोल हुआ। एड्स का शिकार हुए, वो कंट्रोल नहीं हुआ। और कोरोना की वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गरीब आवाम की कहीं से फुटेजेस नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जो अमीर उमरा या जो
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है उनको मिल रही होती है। और फिर उसके बाद आपने जो सेहत का निज़ाम के 4 या 5 इदारे गिनवाए, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि ऐसे इदारे बनने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप जाके स्कूलों का और सेहत का निज़ाम देखें तो हमने वो दर्दनाक मनाजिर देखे हैं जहाँ लोग लाशों को गदा गाड़ी पर रख के ले जा रहे होते हैं और एक एम्बुलेंस सर्विस तक आज 12.5-13 सालों में पूरे सिंध में कहीं भी हमें नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें वो हैं कि पानी नहीं नज़र आता, और जब सैलाब आने शुरू हुए तो कराची छोड़ के पूरे सिंध के हालात देखने को नज़र आए। तो ये जो वहाँ की तबाही और मखदूश हाली है उसके ऊपर खुदारा ज़रा फोकस करें। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात और बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। महंगाई इंडिविजुअली आप सूबों ने कंट्रोल करनी होती है, गवर्नेंस के तमाम चैलेंजेस उन्होंने देखने होते हैं। आपके पास दूध का इशू है, आपके पास वहाँ पर गंदम 1650 रुपए की आप दे रहे थे, जब यहाँ पे 20 किलो आटा 850 रुपए का मिल रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, इसमें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम देने की बजाय अगर आवाम पे फोकस करे तो अच्छा है। जहाँ तक आपने कहा तो ECC का फैसला था, वजीर आजम का फैसला वही होता है जो काबीना मिलकर फैसला देती है, और कैबिनेट की अप्रूवल को ही वजीर आजम का फैसला माना जाता है। वजीर आजम ने इसका फैसला नहीं दिया था, आज काबीना हुई, आज वो जो डिसीजन लिया गया था ECC का वो उधर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने उसको इसलिए रिजेक्ट किया कि जब तक 370A रिवोक नहीं होगा तब तक हम इंडिया के साथ कोई नॉर्मलाइज हालात नहीं लेकर जा सकते और ना हम उनके साथ तिजारत करेंगे। तो असल फैसला जो काबीना ने आज किया है वो है, उसको काउंट करें, और मेरे ख्याल में उसी पे नैरेटिव बनाना चाहिए ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर भी चला जाए। और इसमें कोई अभाव नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिस्कशंस होती हैं, इकोनॉमिक फोरम्स पे भी बात होती है, कमेटीज़ में भी, इक्तिसादी कमेटियों में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन अल्टीमेटली वजीर आजम का फैसला काबीना की मशावरत के बाद माना जाता है। तो ये एक पॉइंट टेकन। वक्त मेरे पास कम है। अली गौर साहब, क्या अब आपको जी क्या लग रहा है, अब मरियम नवाज साहबा की अब तो बैरून मुल्क जाने की बातें हो रही हैं और नए इत्तेहाद के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी को आपने अलविदा कह दिया है, अब किसी एक नए इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, क्या खबरें हैं? मरियम साहबा वापस जा रही हैं वालिद साहब के पास, क्या इत्तलात है आपके पास? जी देखें, वो तो खैर मरियम साहबा ने कल अपनी ट्वीट करके बिल्कुल वादे कर दिया है कि जो ये जिस किस्म के ये प्रोपोगंडे करते हैं उनकी 2-1 दिन तबीयत नासाज रही है तो फिर इन्होंने हस्बे रवायत, चूँकि इनकी टांगें कांपती हैं मरियम साहिबा की बातों से, उनकी जलसों से, उनकी तकारीर से, ये घबराते हैं, तो ये घबराहट इनको लगी रहेगी। लेकिन ये घबराहट इनकी उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक ये अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाएंगे मरियम साहिबा के हाथों और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की आवाम के हाथों। अली गौर साहब अब उनके चुप रहने से घबराते हैं। अब देखें आप, और दूसरी बात ये है बोलती रहती है, हमें बहुत फायदा होता है। इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आप मरियम साहिबा से कहें बोलती रहा करें, शेख साहबा को वो बोलती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। 2 दिन पहले ये करवाना चाह रहे थे, हफीज शेख साहब को मरियम साहिबा से कहें कि वो इनएक्शन वजीर बनवाना चाह रहे थे, और फिर आज इन्होंने उसको फारिग कर दिया। ये जो मेरी बहन है, ये जो झूठ के पलंदे इधर बोलते हैं, ये अब इसको तकलीफ हो गई है, अब ये इसी तरह मैदान में रहती हैं, अब ये बोलती रहेगी अच्छी खबरें क्योंकि इसके बस में नहीं है कि ये सच की बात सुन सके। अब ये इसी तरह बोलेगी, आके इंटरप्ट भी करेगी, क्योंकि सच इससे हजम नहीं हो रहा मेरी बहन से, तो अब ये इसी तरह से बातें करेगी। बात ये है कि वो हफीज शेख साहब को कल तक तो आप वजारतों से नवाज रहे थे, मेरी बात सुने ना, कल तक तो मरियम नवाज ही आपका असल अंजाम तक आपको पहुंचाएंगी और आपकी बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तमाम शुरका का शुक्रिया। आज का खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।